वर्क निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे खाना है, खजाने में खाना बनाना सिखाते हैं, वैसे मैं आपको बताता हूँ वर्क निकालने का तरीका। थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो उस समय W हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो उस समय W क्या होगा, पाथ पर की लेंथ पर डिपेंड ना करके पोजीशन पर डिपेंड करे तो ऐसे फोर्स को ही हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। पहले डेफिनेशन समझो। याद रखिएगा जब पोजीशनें नहीं चेंज हो रही तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। हेलो 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 प्यारे बच्चों, तो स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने शून्य बैच में। ये शून्य नहीं है, ये शून्य से हीरो बनाने का बैच है। तो बच्चों अब तक हम लोग क्लास 11th में लास्ट टाइम में सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं और फाइनली हम लोग बच्चों कहां पर आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं बच्चों वर्क, एनर्जी एंड पावर। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है। मतलब ये चैप्टर आने वाला रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन मीन्स बहुत अच्छा है। तीनों चैप्टर मस्त तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल मिस मत करना। और ये अदर लेक्चर से ये सारे लेक्चर्स आने वाले हैं थोड़े से लॉन्ग, क्योंकि इसमें एक एक चीज करने वाले हैं डिस्कशन में। तो आज थोड़ा फ्लो में चलते हैं, थोड़ा सा गर्दा उड़ाते हैं, थोड़ा तेजी तेजी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस करते हैं। तो आज सबसे बच्चों पहले हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में, कार्य के बारे में, ठीक है। कार्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स संरक्षीय बल, ठीक है। फिर बोलेंगे बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स बच्चों हम लोग पढ़ेंगे असंरक्षी बल। क्या क्या पढ़ेंगे, असंरक्षी बल। हेलो, तो आ जाओ बेटा, क्या है, नहीं तो ले जाओ बेटा, ठीक है बेटा, ओके। तो आ जाओ बच्चों, ये है वर्क। वर्क आज डिस्कस करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे, मींस कहेंगे असंरक्षी बल के बारे में। पहले इतना हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे एनर्जी, पावर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बट क्या खास है, सबसे पहले वर्क के बारे में जानते हैं आज। क्या बात है, सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में समझते हैं बच्चों। बहुत थोड़ा स्लो मोशन भी रखेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लो पकड़ रहे हैं, आराम से पढ़िएगा। 2x की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5x पर चलेंगे। लपेट दिया, आ जाओ इधर। सपोज करो बच्चों ये एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर हमने मान लो एक फोर्स लगाया और ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर चला गया। मान लेते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s। तो वर्क को डिफाइन करने का एक सीधा सा तरीका है, W इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सीधी सी बात, मीन्स किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या ये कह देना सही होगा, सही होगा, लेकिन ये तब सही होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, सोचो बच्चों थोड़े देर के लिए सोचो, एक ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर हमने बच्चों कोई F न्यूटन का फोर्स तो लगाया बट थीटा एंगल पर लगाया। अब अगर हम ऐसे भी फोर्स लगाएंगे तो भी ब्लॉक हमारा हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। अब जरा देखो, अब जरा देखो, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे। यहां पर डेफिनेशन एक और तरीके से दे सकते हो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य हमेशा विस्थापन तथा विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होता है। मींस द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड the applying force acting on the body in the direction of the force, sorry, displacement is called the work.
ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो अब क्या करें? कुछ ना करो बच्चों, यहां पर सबसे पहली बात, आप फोर्स के कंपोनेंट करो। आप बताओ एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अब आप बताओ बच्चों, वर्क कैसे डिफाइंड होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स क्या है? एफ कॉस थीटा इंटू में एस, तो आप बताओ डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा कि नहीं होगा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इससे एक चीज पता चल रही है कि वर्क जो होती है बच्चों, वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। वर्क हमारी एक अदिश राशि होती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। क्या बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं? ये सबसे प्योर होगी, सबसे प्योर यही है। बात समझ में आए तो यस बोलना। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें, वर्क के यूनिट के बारे में बात करें, तो अपनी पिंकी मैडम को बुला लो, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट अगर बात करें, एमकेएस यूनिट अगर बात करें, तो बच्चों वर्क की यूनिट होती है या तो जूल बोलो या तो न्यूटन इंटू मीटर बोलो। अगर सीजीएस में बात करोगे, अगर सीजीएस में बात करोगे बच्चों, तो सीजीएस में इसकी यूनिट होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अर्ग। और अगर आपने हमसे पूछा सर दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये एक्चुअली में वर्क को डिफाइन करने का सही तरीका है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आपने कितना फोर्स लगाया है, यह जानने की जरूरत रहती है। बोलो क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बोलना है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपसे पूछ दिया जाता है वर्क निकालो, तो केवल अपने तरीके से निकालने लगते हो। जैसे एक हाई स्कूल या छोटे बचपन में आपकी मीनू मैडम आपसे क्या बोलती थी? एक कूली है, अपने सर पर 50 न्यूटन का या हटाओ 50 किलोग्राम का बोझ रखा हुआ है। कितने किलोग्राम का? 50 किलोग्राम का। तो बोला जाएगा कूली द्वारा किया गया कार्य निकालो, द वर्क डन बाय द कूली, तो आप बोलते हो 0। गलत। वर्क, सबसे पहले ध्यान से देखो, वर्क निकालने का तरीका क्या होता है? निकालने का तरीका, जैसे तरीका, परीका नहीं, तरीका। वर्क निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे खाना है, खजाने में खाना बनाना सिखाते हैं, वैसे मैं आपको बताता हूं वर्क निकालने का तरीका। सबसे पहले तो वर्क निकालने का तरीका यह है कि आप देखो कि वर्क किस फोर्स के द्वारा पूछा जा रहा है, किस फोर्स के द्वारा पूछा जा रहा है, या किस फोर्स के द्वारा हो रहा है। सबसे बड़ा तरीका यही है। मतलब अगर यहां पूछा जाए द वर्क डन बाय द, देखो ध्यान से सुनो, अगर पूछ लिया जाता द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा? द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, मान लो ये कूली अपनी जगह से 10 मीटर दूर गया, तो अगर तुमसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना कार्य किया गया, तब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, कूली जिस वेट को रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, W बराबर mg। m हमारे पास 50 है, g की वैल्यू 10,
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 500 न्यूटन है। विस्थापन किधर की ओर हो रहा है? आगे की ओर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है तो W बराबर, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, कि इस कंडीशन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। हमें नहीं मतलब है 500 न्यूटन नीचे लग रहा है, लेकिन ये ध्यान से देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? 90। तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन 0 हो रहा है। कूली द्वारा वर्क पूछा जाए तो कभी मत बोलना कि 0 हो रहा, नहीं तो बहुत मार खाओगे। कूली जितना आगे चलेगा उतना उसने वर्क किया है। मान लो कूली ने बोझ को खींचने में 10 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया, तो कूली द्वारा किया गया कार्य आप बताओ F इंटू एस इंटू में कॉस थीटा। कूली द्वारा फोर्स पूछा जाए, वर्क पूछा जाए, तो कूली ने फोर्स लगाया 10 और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 कॉस थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप बताओ कूली द्वारा किया गया कार्य 100 जूल होगा। याद रखना, जल्दी आना बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले वर्क निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है बच्चों कि सबसे पहले पता करिए कि वर्क डन किस फोर्स के द्वारा हो रहा है। बोलो यस और नो। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? सभी प्यारे बच्चे, सपोज करो बच्चों, सपोज करो एक ये प्लेन रखा हुआ है। इस प्लेन पर एक 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हमने 10 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस्ड कराया। ध्यान से सुनना, इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन का। ध्यान से सुनना, तो ये बॉडी इस पोजीशन से कहां गई? इस पोजीशन पर पहुंच गई। और इस पोजीशन तक आने में इसने कितनी दूरी ट्रेवल की? 10 मीटर। मान लो बच्चों इस स्थिति से इस स्थिति तक आने में घर्षण गुणांक 0.1 है। तो यहां पर देखो पूछा जाएगा द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर पूछा जाए वाह बल द्वारा कितना कार्य हो रहा है, जरा चौकस तरीके से सुनना सभी प्यारे बच्चे। अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स हम सीधे सीधे बच्चा एक ही फार्मूला जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। आप बताओ एक्सटर्नल फोर्स एफ कितना है? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10। और यहां पर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। आप बताओ एंगल बन रहा है 0। आप बताओ एक्सटर्नल वर्क कितना आएगा? 50 जूल। क्या सही बच्चों को समझ में आया है? आना तो चाहिए। खैर आगे की कहानी समझिए। लेकिन यहीं पर पूछ दिया जाता कि द वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए, क्या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए, तो ध्यान से सुन लेना बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क पूछा जाएगा तो देखो बॉडी आगे की ओर डिस्प्लेस्ड हो रही, नो डाउट। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की ओर। फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा कैसे? एफ एस इज इक्वल टू में म्यू एस इंटू में एन होता है। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ऊपर की ओर होगा। बॉडी का वेट किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। मत भूलो एफ एस बराबर होगा म्यू एस इंटू में एन। एफ एस बराबर म्यू एस की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। एन की जगह एन क्या बैलेंस कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग एन की जगह लिखेंगे एम जी। एम कितना है? 5। जी की वैल्यू 10। दिस से दिस कैंसिल, तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। ठीक है, एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 न्यूटन। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको मैं 3 kg का मानना चाहता हूं। क्यों? बस मानना चाहता हूं। 3 kg की अगर मानोगे तो ये 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर 3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन अगर एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी।
इसलिए फ्रिक्शन फोर्स छोटा कर दिया। अब आप बताओ फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? एफ एस इंटू में कॉस क्या लिखोगे? थीटा। आप बताओ फ्रिक्शनल फोर्स, आप बताओ स्टैटिक फोर्स कितना आया? 3 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? जरा ध्यान से देखो 10। लेकिन जरा गौर से देखो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, इनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 180। आप बताओ 180 की वैल्यू -1, इस समय आंसर आएगा -30 जूल। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने बोला नहीं, वर्क निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले पता करो कि वर्क डन किस फोर्स के द्वारा पूछा जा रहा है। अगर यहीं पर पूछा जाता वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, निकालो। क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। जरा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होगा, एंगल जी 90 बनेगा। 90 होगा तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्या इतना आर्टिकल किसी बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, बोलो क्लियर है सभी बच्चे को? यहीं पर एक और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देंगे बेटा, जल्दीबाजी नहीं है, अपना लेक्चर है, अपना लेक्चर मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो बच्चों, एक ये बॉडी है, इस बॉडी को हम L मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है? कहां ले जा रहे हैं? L मीटर ऊपर। हटा, ऊपर नहीं ले जा रहे, थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहे हैं। इस बॉडी को हम कहां ला रहे हैं? नीचे ला रहे हैं, ठीक है? L दूरी नीचे चली, क्यों नीचे चली? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की ओर। मान लो ये m मास की है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे mg। ये 90 हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस का थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? L। तो अगर पूछा जाए द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर एफ जी इंटू में S इंटू में कॉस थीटा। जल्दीबाजी नहीं है, W बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर है? नीचे की ओर है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? L, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस का थीटा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंगल कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? एम जी सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? आप बताओ। एम जी एल, इसको जगह लिख सकते हैं साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक प्यारे बच्चे जरा सोच कर बोलेंगे, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा? W इक्वल टू में एम जी एल साइन थीटा। बिल्कुल आराम आराम से कल्ले कल्ले तरीके से समझना है, क्लियर है? अब यहीं पर बच्चों सबसे पहली बात तो W बराबर जो F इंटू में S पढ़ रहे हो, W बराबर जो F इंटू में S पढ़ रहे हो इंटू में कॉस थीटा, तो यहां पर W दो प्रकार से निकल सकता है। दो प्रकार से मतलब यहां पर दो नोट पॉइंट पहले तो पढ़ाते हैं। दो नोट पॉइंट क्या? अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, मतलब थीटा क्या है? अक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। तो अगर न्यून कोण होगा तो उस समय W की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि कॉस 90 से कम वैल्यू होती है तो वो होगी पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव हो रही तो इसका मतलब इस कंडीशन में एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? गिवन हो रही है, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है? दी जा रही है। ए भाई
ऊर्जा क्या हो रही है, दी जा रही है। ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण हो, तो अधिक कोण होने पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डब्ल्यू भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि एनर्जी क्या हो रही है, टेक हो रही है, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, ली जा रही है, ऊर्जा ली जा रही है। याद रखिएगा क्या बोला, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो इसका मतलब एनर्जी गिवन हो रही है। अगर थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, सॉरी, थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो उस समय W हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो उस समय W क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और इस कंडीशन में ये होगा, नेगेटिव ये बताएगा कि एनर्जी गिवन नहीं, एनर्जी क्या हो रही है, टेक हो रही है। बात समझ में आई सभी को। एक तो ये, अब W इज टू में एफ एस कॉस थीटा जो पढ़ रहे हो आप, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, दिस फॉर्मूला इज द वर्क डन, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। मतलब ये फॉर्मूला हम तब के लिए पढ़ रहे हैं जब किसी वस्तु पर एक कैसा बल लग रहा हो, नियत बल लग रहा हो। आराम से पढ़ना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, फोकस्ड करा रहे हैं आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये फॉर्मूला हम तब के लिए पढ़ रहे हैं जब ये जो W इज टू में एफ इंटू एस इंटू में कॉस थीटा पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब किसी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। सपोज करो अगर एफ बराबर दे दिया जाता 3x और तुमसे पूछ दिया जाता फाइंड द वर्क डन, the work done by the force from x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 5 मीटर, तो कैसा लगेगा तुमको। आप बताओ, x की जगह 1 रखोगे तो f की वैल्यू 3 आएगी, x की जगह तुम 5 रखोगे तो x की वैल्यू 15 आएगी। तो बताओ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग एक नया फार्मूला सोचेंगे। सोचो, अगर किसी बॉडी पर हम एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर वेरिएबल फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होगा, सीधी सी बात है। अगर इस ग्राफ के कई छोटे छोटे हम सेगमेंट कर लें, सेगमेंट मतलब छोटे छोटे स्ट्रिप काट लें, स्ट्रिप, मान लो इसकी थिकनेस क्या है dx, फोर्स कितना लगा है F1, यहां पर भी dx है, फोर्स कितना लग रहा है F2। मान लो अगर इस ग्राफ को कई छोटे छोटे सेगमेंट में हम डिवाइड कर लें, विभाजित कर लें, अब जरा ध्यान से सोच कर बताना, जल्दीबाजी नहीं है। अब फोर्स लगाया F3 तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। तो आप सबसे पहले बताओ, अगर इस ग्राफ में हम टोटल वर्क डन पूछें तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैट 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 डैश W1, F1 फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट x आया, F2 फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट dx आया,
F3 फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट dx आया। तो आप बताओ W बराबर, हम इसी को सिग्मा F इंटू डी एक्स नहीं लिख सकते हैं? सिग्मा एल्जेब्रिक सम को बताता है। एक चीज तो ये पता चल रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा वर्क डन बताता है। लेकिन यहां इस ग्राफ के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? क्यों? क्योंकि अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालें, एरिया का मतलब क्या होता है सोचो, एरिया, ऐसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। एरिया निकालते तो लंबाई इनटू में क्या लिखते, चौड़ाई। ध्यान सुनो, इस स्ट्रिप का एरिया निकालते तो लंबाई गुणे में क्या लिखते, चौड़ाई। इस ग्राफ का एरिया निकालते तो आप बताओ F3 इंटू में dx लिखते कि नहीं लिखते? तो आप बताओ अगर टोटल एरिया निकालें, टोटल एरिया, ध्यान सुनना, तो टोटल एरिया निकालने के लिए सारे एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बोलो, F1 इंटू में dx, F2 इंटू में dx, F3 इंटू में क्या, dx। और ये टोटल एरिया ही, इसको हम सिग्मा F इंटू में dx नहीं लिख सकते हैं? और ये टोटल एरिया ही हमको टोटल वर्क निकालना है। इसलिए याद से सुनिएगा, एरिया अंडर द कर्व, अगर हमें किसी ग्राफ का एरिया निकालना है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींचा गया है, तो उस ग्राफ का टोटल एरिया वर्क ही होगा, जो कि F इंटू डी एक्स के होगा। लेकिन हमने बार बार बोला ये फार्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों नहीं वैलिड है? क्यों? ये जो एरिया का फार्मूला होता है वो एक रेक्टेंगल का होता है, मीन्स आयत का होता है। अगर आयत देखोगे तो आयत तो केवल इतना होता है, तो हम केवल इतने पार्ट का एरिया निकाल पा रहे हैं भाई साहब। बात समझ में आई? अभी भी हमसे इतना पार्ट छूट जा रहा है, और इस एरर को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या ढूंढा, इंटीग्रल। इसलिए ये फॉर्मूला ना यूज करके हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल F इंटू में dx लिखेंगे। अगर तुम मान लो स्ट्रिप 1 से लेकर 3 तक का वर्क डन निकालना चाहते हो, तो यहां पर लिखेंगे इनिशियल वैल्यू और यहां पर लिखेंगे फाइनल वैल्यू। मतलब ये वर्क डन का फार्मूला ये निकल रहा है, किसी वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू में dx का इंटीग्रल, और x1 से लेकर x2 तक का वर्क डन ऐसे निकाला जाता है। क्या इतनी बात एक एक बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं? आपको बस बताना है, हमको नहीं। बोलो बच्चों, बोलो, क्या इतनी बात एक एक बच्चों को क्लियर है कि नहीं? हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, हमको 1 मीटर से 5 मीटर तक का वर्क डन निकालना है। तो देखो एक वेरिएबल फोर्स है F इंटू में dx, x1 टू x2, W बराबर, आप बताओ F की वैल्यू 3x, dx, कहां से कहां तक का वर्क निकालना है, 1 to 5, कोई दिक्कत नहीं। W बराबर 3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल x इंटू में dx 5 1। जिन बच्चों को बेसिक गड़बड़ है इधर ध्यान से देखो। ओ माय गॉड, x की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। बोलो, क्लियर? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहां जरा गौर से देखो बच्चों, यहां जरा गौर से देखो, इसकी पावर कितनी है, 1। तो w इज इक्वल टू में 3, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, अपर लिमिट में 5 तो लोअर लिमिट में 1, तो w इज इक्वल टू में 3, x की पावर 5, x की पावर 2 अपॉन 2, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1, w बराबर में 3/2। इसको कैसे तोड़ेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह 5 तो एक बार x की जगह 1, तो w बराबर 3/2, इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24,
कैंसिल करोगे 12, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36 जूल। क्या ये पैटर्न किसी भी बच्चे को नहीं आया क्या? सही बच्चे, एक बार कंफर्म करेंगे। अगर इतना आ जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखने में क्या तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा कि सर जी आपने गर्दा उड़ा दिया? कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। फाइनली हम लोग वर्क डन का एक सीधा सीधा डेफिनेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वर्क ऑफ अ फोर्स एक्सटर्नल बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 2 बार लिख गया है, तो आप बताओ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द disintegrating component direction of the disintegration of the object and the object itself। किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, अरे सीधे सीधे लिखो, कार्य का परिमाण वस्तु पर आरोपित बल तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा में वियोजित घटक तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग रहा होगा, लो मैं बोल दे रहा हूं क्या। द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। अगर आप भूल जा रहे हो तो इसी को अभी अभी हमने बोला एफ डॉट एस, ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। मीन्स बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य। देखो जल्दीबाजी नहीं कर रहे, आधे घंटे में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे की कहानी समझते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सपोज करो हम कभी ए से कहां गए? बी में, लेकिन ए से बी में जाने पर हम 3 पाथ को चूज कर रहे हैं। एक ऐसे घूम कर गए, एक सीधे गए, और एक भाई साहब जरा सुनो तो, अब गए। ये हमारा तीसरा पाथ है। तो सुनो, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा अगर हम वर्क करें, देखो हम ए से बी में जाने पर भी वर्क किए होंगे, इसमें भी जाने पर किए गया वर्क करे होंगे, और इसमें भी जाने पर वर्क किए होंगे। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, मीन्स ऐसा फोर्स जिसके द्वारा हम जितना वर्क करें वो पाथ पर की लेंथ पर डिपेंड ना करके पोजीशन पर डिपेंड करे, तो ऐसे फोर्स को ही हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। पहले डेफिनेशन समझो। यदि किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय द फोर्स in moving a body depends only on initial and final position of the body, not depend to the nature of the path followed between the initial and final position. This force is called the conservative force। और कंजर्वेटिव फोर्स होते कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, चुंबकीय बल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल बोल सकते हो, सेंट्रल फोर्स बोल सकते हो। एमसीक्यू पूछा जाता है इसलिए आपको एक एक चीज लिखवा दे रहे हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल। ये फोर्स हमारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अब जरा देखो, चाहे तुम ए से जाओ चाहे तुम बी, ए से पहले पाथ से जाओ, दूसरे पाथ से जाओ, तीसरे पाथ की लेंथ कुछ भी हो, लेकिन ये वे फोर्स होता है जो पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इस कंडीशन में वर्क डन भी
सेम होगा। इस बात से एग्री करते हो तो ठीक, नहीं एग्री करते होगे तो हमको बच्चा लोग प्रूफ कराना पड़ेगा। हमको बच्चा लोग क्या कराना पड़ेगा? प्रूफ। बोलो यस और नो। अब ये मत कहने लगना कि ये गुरुजी एक बार हो जाए प्रूविंग प्रूविंग, एक बार हो जाए कि प्रूविंग प्रूविंग क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन हमेशा इक्वल होता है अगर पोजीशन सेम है, तो ऐसा करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ जरा दिखा देते हैं तुमको। सोचो बच्चों, सोचो क्या कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम यहां से ले जा रहे हैं यहां पर, मतलब ए से ले जा रहे हैं सी पर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा करके? एल। ये एंगल थीटा है। एक बार हम इस पाथ से ले जा रहे हैं और एक बार हम इस पाथ से, ए बी सी से। तो अगर ए से सी में जाने पर वर्क डन पूछा जाए तो बताओ, बॉडी पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, लिख दे रहे हैं एफ जी। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एल इंटू में कॉस, इंटू में कॉस। ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल बनेगा बच्चों 90 प्लस थीटा। और शायद आप भूल गए हो, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। अतः ए से सी तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg एल, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। बोलो क्लियर? बहुत अच्छी बात। अब हम कहां ले जा रहे हैं? अब हम ले जा रहे हैं W A टू B B टू C। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं AB प्लस का क्या BC। सबसे पहले ये बताओ, अगर इस पाथ से ले जाओगे तो ब्लॉक जब यहां पर ले जाओगे तो इस समय वेट किधर? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा। पाइथागोरस की थ्योरम लोगे, साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा L साइन थीटा। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर हम A टू B टू C लेकर गए हैं, बॉडी को C पर पहुंचाया, पोजीशन सेम है, तो आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AC AB, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? AB इंटू में कॉस 90 होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल 90 बन रहा है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। प्लस यहां पर देखो, फोर्स किधर की ओर? नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर? ऊपर की ओर। आप बताओ कॉस एंगल कितना बनेगा? 180। बोलो आप बताओ, A टू B टू C जाने पर ये हो गया 0, कॉस 180 की वैल्यू माइनस का mgl साइन थीटा। चाहे तुम A टू B जाओ, चाहे A टू C जाओ, चाहे A टू B टू C जाओ, पोजीशन सेम है। बताओ वर्क डन भी सेम आया कि नहीं आया? यही चीज तो बोला मैंने। क्या? थोड़े देर पहले यही चीज तो समझाया कि हमारा वे फोर्स जो पोजीशन पर डिपेंड करता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर पोजीशन सेम होगी तो वर्क डन भी सेम होगा। ऐसा मैंने बोला नहीं, ऐसा मैंने क्या किया है? प्रूफ किया है। बोलो क्या इतनी बात एक एक बच्चे को क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब समझो, मान लो हम एक पोजीशन ए है, घुमा 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 घुमा, फिर वहीं आ गए, घूम घूम के वहीं आ गए। तो याद रखिएगा द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। याद रखिएगा, जब पोजीशनें नहीं चेंज हो रही तो वर्क डन 0 नहीं होगा।
अब कई लोग कहेंगे जी सर ये तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि घूम घाम के अगर वहीं पर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। याद रखिएगा बंद पथ के लिए, बंद पथ के लिए संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। सर एक बार प्रूफ करा दो तो मजा आ जाए। मुझे पता है तुम लोग बिना प्रूफ करे कहाँ मानते हो। मान लो बच्चों ये कोई एक ब्लॉक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। इस ब्लॉक को h मीटर ऊपर ले गए, तो h मीटर ऊपर ले जाने पर वर्क डन कितना होगा, ध्यान से बताइएगा। W1 ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, cos 180 एंगल बनेगा। आप बताओ W1 इक्वल टू में माइनस का mgh आएगा। अब बॉडी कहां पहुंची, ऊपर। अब उस बॉडी को ऊपर से कहां ले आओ, नीचे। ऊपर से कहां ले आओ, नीचे। ध्यान से सुनना पहले, अगर ऊपर से नीचे ले आओगे तो मत भूलना ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लगेगा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो W2 इक्वल टू में फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एंगल बनेगा 0। तो आप बताओ W2 इक्वल टू में प्लस का mgh आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बताओ, ऊपर गया तो माइनस mgh, नीचे आया तो प्लस mgh। टोटल वर्क डन निकालोगे W बराबर W1 प्लस W2, तो आप ही बताओ माइनस का mgh प्लस का mgh दोनों कैंसिल होकर बताओ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। आया कि नहीं आया, फॉर द क्लोज पाथ, फॉर द क्लोज पाथ। बोलो, इतनी बात मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी। बट सोचो एक ये प्लेन सरफेस है, सोचो बच्चों एक ये ब्लॉक है, सोचो इस ब्लॉक पर हमने कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण, ध्यान से सुनना, मान लो ये अपने पोजीशन से कितनी दूरी आगे बढ़ी, L दूरी आगे बढ़ी। सही बच्चे, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट। क्या, मान लो कोई वैल्यू हम दे रहे हैं, मान लो ये 10 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस्ड हुई, फ्रिक्शन कितना है 0.1। ये कितना है बच्चों, मान लेते हैं 3 kg की एक बॉडी है। इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना जरा। सही बच्चे, हमने 10 मीटर का ये लगाया, हमने इस पर म्यूएस दे दिया 0.1 का। ध्यान से सुनना, तो अगर हम बोले यहां से यहां तक गया ये बॉडी, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कहां, A टू B जाने पर। A टू B जाने पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल सकते हो, म्यूएस इंटू में N, Fs म्यूएस, N की जगह हम लोग लिखेंगे mg, Fs म्यूएस 0.1, M की वैल्यू क्या है 3, G की वैल्यू 10, 3 न्यूटन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की ओर। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख दे Fs। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, इनटू में कॉस, यहां बनेगा एंगल 180। तो आप बताओ A से B में जाने पर फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क कितना होगा, 3 × 10 माइनस कॉस 180, माइनस का 30 होगा कि नहीं। अब हम इसको B से कहां ला रहे हैं, A तक, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो इस समय फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर। तो अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं B टू A के लिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स
एफ एस इंटू में कॉस। जरा ध्यान से देखो, जब बी से ए पर लोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर, बी से ए में जाने पर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है 180। आप बताओ डब्ल्यू बी ए, आप बताओ एफ, एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ, 3 निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, आप बताओ कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी माइनस। अब आप बताओ, सबसे पहली बात, ये भी तो एक क्लोज पाथ है। आप बताओ ए से बी गए, बी से सी पर आए, इसका मतलब वर्क डन जीरो नहीं है। तो क्यों नहीं जीरो है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, इट डिपेंड्स टू पाथ ऑफ बॉडी। एक्चुअली में ये पिंड के पथ पर निर्भर करता है। देखो क्या होता है असंरक्षित बल। A force is said to be non-conservative force if the work done by the force moving a body depends only on the nature of path followed between the initial position to final position। किसी पिंड को किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? देखो यहां पोजीशन सेम थी, ए से बी गया, बी से ए आया, पोजीशन सेम थी, लेकिन वर्क डन जीरो नहीं आया। वर्क डन जीरो नहीं आया, जरा ध्यान से सुन लो। क्लोज पाथ था, मतलब अगर हम कंजर्वेटिव ए भाई सही से लिखो, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बिटवीन, मतलब असंरक्षी बल के बिटवीन डिफरेंस पूछे, तो ये फोर्स क्या होता है? ओनली डिपेंड्स टू पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन ऑफ बॉडी ये एक्चुअली में पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी बात करें, इट डिपेंड्स टू पाथ ऑफ बॉडी, ये बॉडी के पाथ पर डिपेंड करेगा, ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब सुनो, क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। लेकिन क्लोज पाथ के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्या इतनी बात एक एक बच्चे को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? एक एक बच्चे को पहली बात तो बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ना है। इतना मैं देखो इसीलिए जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, आएंगे तो तुरंत बताएंगे कि ये लेक्चर लॉन्ग होगा तो होगा। समझा सभी लोगों ने? एक एक पॉइंट को समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से समझना है। देखो भाई ठीक है, अब आ जाओ। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। एनर्जी के बाद हम लोग पढ़ लेंगे पावर और हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। चलो सही बच्चे, सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर समझना। ठीक है ना? समझना 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 समझना। चलो आ जाओ। अब अगर बात करें एनर्जी के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी।
मतलब आप कितना वर्क डन कर पा रहे हो वही एनर्जी है। इसलिए एनर्जी अगर वर्क डन है तो याद रखिएगा एनर्जी भी एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि होगी। और याद रखना इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। बोलो यस और नो, बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अगर इसकी भी अगर हम यूनिट बोले तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी कंटेंट ड्यू टू मोशन, गतिशील वस्तु द्वारा गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता है कि सर जी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, कहाँ से आ गई? तो आइए जरा, जल्दी आया नहीं जाता, सब कुछ प्रूफ होता है यहाँ पर। मान लेते हैं बच्चों कोई एक बॉडी है, क्योंकि देखो गति के कारण कार्य करने की क्षमता ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या? द एनर्जी कंटेंट ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी है जो कि बच्चों रेस्ट पोजीशन पर है। एम मास की कोई एक बॉडी है जो कि रेस्ट पोजीशन पर है। इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पर इसका एस डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, v हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो आराम से सोच कर बताओ, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही बच्चे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से कल्ले पढ़ेंगे। तो आप बताओ v² बराबर u² प्लस का 2as, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है गुरुजी। आप बताओ u की वैल्यू 0, v² बराबर 2as। अब कुछ ना करो, कुछ मत करो, बस केवल मेरी बात सुनो। हाफ v² बराबर a इंटू एस हो जाएगा। हाफ, दोनों साइड में हम लोग बच्चों m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी गुरुजी। अब देखो हाफ mv², इसकी जगह फोर्स नहीं लिख सकते हैं? बोलो यस और नो, F इक्वल टू में, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं W बराबर हो जाएगा हाफ mv²। मत बोलो, मोशन के कारण जितना वर्क डन होता है वो सब काइनेटिक एनर्जी है। तो आप बताओ K बराबर हाफ mv² होगा कि नहीं होगा? यही है काइनेटिक एनर्जी, K बराबर हाफ mv²। यहीं पर एक आर्टिकल और देना चाहेंगे। क्या आप सभी लोग बच्चों जानते हो लीनियर मोमेंटम? अगर बात करें रेखी संवेग के बारे में, किसके बारे में? रेखी संवेग। तो आप बताओ P बराबर क्या होता है, mv होता है कि नहीं होता है? P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, आगे की कहानी सुनिए। आप बताओ K बराबर, आपने हमसे पढ़ा हाफ mv²। K बराबर हाफ, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, K बराबर हाफ, इसकी जगह हो जाएगा p² बाई में m। तो p² बराबर हो जाएगा 2mk। तो आप बताओ p बराबर हम लोग √2mk लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अक्सर ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होगा। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज आई तो वाह वाह बोलना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात सर जी, आप बहुत फ्लो में चल रहे हैं। बेटा ये अपना एक जबरदस्त शून्य बैच है, जबरदस्त। सुनो अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आएंगे? कंजर्वेटिव भी आ सकता है और नॉन कंजर्वेटिव भी आ सकता है। ठीक है, याद से सुनिएगा। द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब
किसी समयांतराल में किसी भी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब W इज टू में K फाइनल माइनस K इनिशियल। सर इसको प्रूफ किया जा सकता है? आप जैसा बोलो वैसा मैं कर दूंगा। आप बोलोगे सर जी प्रूफ करके बताओ, तो बाबू को मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अब बाबू बोलेगा ना प्रूफ करके बताओ, तो मैं प्रूफ भी करके नहीं बताऊंगा। बोलो क्या सभी बच्चे चाहते हैं कि हम प्रूफ कर दें? चाहते हो तो फिर सुनो। मान लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं हम प्रूफ। क्या लिख देते हैं? प्रूफ। सपोज करो बच्चों, ये कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u है। इस पर कोई फोर्स लगाने पर इसका एक्सेलरेशन a हो जाता है। नो डाउट, नो डाउट। आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी बस मत करना। तो आप बताओ, जिससे यह सपोज कर लेते हैं s दूरी तय करने के पश्चात इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि इस पर हमने एक फोर्स लगाया। जहां आपको लगे कि सर जी दिक्कत हो रही है, आराम से बोलिएगा, आराम से समझाएंगे। पहले आराम समझो, पहले एक बार थ्योरम को पढ़ो। इतना भी नहीं जल्दी आना है कि तुमको कुछ आए ना। सबसे पहले हमने यही बोला बच्चा लोग, क्या? द वर्क डन बाय द ऑल फोर्स। ऑल फोर्सेस में किसी भी बल में आ जाता है बच्चों संरक्षी बल। पहले आराम आराम से कर दें, पता चले कि सर जी चाहे संरक्षी बल हो चाहे असंरक्षी बल हो, संरक्षी या असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी या असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, जरा सभी बच्चे जरा शोर नहीं मचाओगे, संरक्षी या असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसी को हम कराने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कराने जा रहे हैं, और करेंगे सभी लोग। हमने बोला मान लेते हैं कोई एक m मास की एक बॉडी है जिसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। सही बच्चे जरा गौर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u है। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी। तो आप सभी बच्चों से हम पूछ रहे हैं वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमने पढ़ाया F इंटू में dx। x1 से x2 तक डिस्प्लेस्ड होने में वर्क डन कितना होगा? ये होगा। सभी लोग W बराबर F। एक और तरीका है, पहले इसको आराम से समझ लो। F की जगह हम लोग लिखेंगे ma इंटू में dx, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। x1 टू x2 W। आप बताओ m, a की जगह हम लोग लिखेंगे dv अपॉन में dt, जल्दीबाजी नहीं है कुछ भी। dx x1 टू x2। बोलो क्या इतनी बातों में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछो। हमने कुछ भी नहीं बोला। आप बताओ, वर्क डन का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, F इंटू में क्या dx। अब आप बताओ, F की जगह हमने लिखा ma, और a क्या होता है? त्वरण। a क्या होता है? त्वरण। बोलो यस और नो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एक एक बच्चा पूछेगा। अब a क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। एक तो इसका सिंपल तरीका, मेरे मन में पता नहीं एक हलचल सी हो रही है, एक सिंपल वाला तरीका हम सोच रहे पहले बता दें। आप बताओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as जानते हो? कह दो सर जी आपने अभी तो पढ़ाया है, बस हो गया। v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू में 2s हो जाएगा। सर अभी तो पढ़ाया आपने। आप बताओ हाफ v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू में as बचेगा। अरे सर जी अभी तो पढ़ाया है। दोनों साइड्स में m का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड्स में m का मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सोच कर बताना, जल्दीबाजी नहीं। अब आप बताओ, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया m, इसकी जगह f इंटू में s।
इसकी जगह लिख सकते हैं डेल्टा के, इसकी जगह डब्ल्यू। क्या बुरा है इस प्रूवमेंट में? ये जो देखो इस समय जो हमने ये लगाया है, ये कांस्टेंट फोर्स द्वारा, एक ये कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या है, इक्वल है। कांस्टेंट फोर्स लगाया है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। बोलो, ये एक सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, एक एक बच्चा बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चों। बोलो, ठीक है भाई। अब चलो जरा काम करते हैं कुछ। ये वाला मेथड थोड़ा सा टिपिकल है बट इतना नहीं। मान लेते हैं जो हमारी बॉडी है dt टाइम में dx डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी v। तो आप बताओ v इक्वल टू में dx अपॉन में dt होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बताओ dt की वैल्यू हम लोग dx अपॉन में v नहीं लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, w इंटीग्रल m dv अपॉन में dt की जगह लिख रहे हैं dx, v ऊपर चला जाएगा इनटू में dx, dx से dx कैंसिल। अभी तक इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब इंटीग्रल v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और आप सभी लोग जानते हो, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। अब जरा देखो w बराबर क्या होगा, m को बाहर लोगे v इंटू में dv। आप बताओ लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, w बराबर m। आप बताओ इंटीग्रल क्या होता है, 1+1 अपॉन में 1+1 v u, w बराबर m। आप बताओ हाफ को बाहर कर लो, v स्क्वायर अपर लिमिट में v, लोअर लिमिट में u, w बराबर हाफ m। आप बताओ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होगा हाफ, देखो w बराबर हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर, w बराबर k2 या kf माइनस का ki, w बराबर देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है कि नहीं है। दोबारा समझा दे रहे हैं, सबसे पहले आराम से समझो, हमको देखो जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझना है तुमको। थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ जी, W इक्वल टू में F इंटू में dx, एक वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन निकाले, वहां एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन निकाला, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F की जगह में ए की जगह dv अपॉन dt, और dt की जगह क्या लिख रहे हैं, dx अपॉन में v, dx को dx कैंसिल कर देगा। इंटीग्रल आपके सामने, बस एक बार बोलो कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, तो गुरुजी तुमको इतना तो दम रखते हैं कि दोबारा समझाएंगे। बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब आप सभी लोग जानते हो, सभी बच्चे, यहां पर 2 नोट पॉइंट भी लिखाएंगे हम आपको। यहां पर 2 नोट पॉइंट ये लिखाएंगे कि अगर W पॉजिटिव है, W कैसा है, पॉजिटिव, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गौर करें, क्योंकि W तो निगेटिव भी हो सकता है। अगर W निगेटिव होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सीधी सी बात। अरे यार सीधी सी बात है, फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो उस समय W निगेटिव होगा, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है? बस एक बार बोल दो तो ठीक,
नहीं बोलोगे तो भी ठीक है। आ जाओ आगे। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात हम बता दें, पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पर भी बुक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी को नहीं डिफाइन किया गया। एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली में बच्चों स्थितिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मान के बराबर होता है। बोलो, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। बोलो यस और नो। मतलब जरा ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने का मतलब, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब हम इसी को ऐसे लिखेंगे, यूएफ माइनस का क्या, यू वाई इज इक्वल टू में डब्ल्यू सी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रल डी यू यू आई यू एफ इज इक्वल टू में, आप बताओ, माइनस का एफ इंटू में क्या डी एक्स। बोलो, डी यू का इंटीग्रल यू होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग एफ सी, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? कह तो सर क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? जी हाँ बच्चों, प्रूफ किया जा सकता है। क्या करना चाहोगे? बस इतना बोलो, ज्यादा बोलने की आदत नहीं डालनी है आपको, ज्यादा बोलने की आदत नहीं डालनी है। अगर प्रूफ करना चाहते हो तो बोलो। लो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। मान लो बच्चों, एक H1 हाइट पर एक बॉडी है। इस बॉडी को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं। H1 हाइट से कहां लेकर गए इसको? H2 हाइट तक। H1 हाइट से कहां लेकर गए? H2 हाइट तक। किस बॉडी को? एक M मास की एक बॉडी को। आराम से समझना है। तो सबसे पहली बात तो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो इस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? यूएफ माइनस का क्या, यूआई। आप बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू में, आप बताओ यूएफ हो जाएगा एम जी फाइनल, एम जी एच टू माइनस का एम जी एच वन। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एम जी एच टू माइनस का एच वन। बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो H1 हाइट से H2 हाइट तक ले गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा? H2 माइनस H1। ये तो कंफर्म है, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या फार्मूला होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा, यही तो होता है। तो आप बताओ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है?
H2 माइनस का क्या H1। आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, बताओ एंगल बनेगा 180, 180 की वैल्यू -1। आप बताओ माइनस का mg माइनस का H1 लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन आप बताओ फर्स्ट एंड सेकेंड, आप बताओ डेल्टा यू बराबर माइनस का WC आया कि नहीं आया, बोलो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप बताओ नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है कि नहीं है। सही बच्चे, सभी बच्चे भाई सभी बच्चे हमको सोच कर बताएंगे क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सभी बच्चे क्लियर है, चलो आ जाओ। ओ माय गॉड, स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाल लेंगे। इससे पहले आपको समझना चाहिए क्या हमसे, ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये स्प्रिंग बल क्या होता है। स्प्रिंग बल साइड में समझो पहले। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओ माय गॉड, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब संरक्षी बल होता है। ध्यान से पढ़ना पहले तो भैया, मेरे पुत्र मेरे मन ना, ये एक स्प्रिंग है नो डाउट, इससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है। इस पर जब कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मान लेते हैं ये ब्लॉक इस पोजीशन से x डिस्टेंस आगे बढ़ा। जब ब्लॉक आगे बढ़ेगा, जब ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखना जरा सारे प्यारे बच्चे, जब ब्लॉक आगे बढ़ेगा बच्चों तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स पीछे आगे की ओर लगा होगा नो डाउट, लेकिन इस कंडीशन में एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी, स्प्रिंग पर फोर्स लगेगी। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इसी को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स उस बॉडी को फिर से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाएगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस का kx के इक्वल होता है, जहां k एक फोर्स कांस्टेंट होता है। k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। और ये स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। माइनस क्या है, माइनस यही बताता है कि देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको आगे की ओर ले गए, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है। मान लेते हैं इसका एक्सप्रेशन कराते हैं। सपोज करो ये कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर रहे हैं, अच्छा डायग्राम बनाओ। अच्छा का मतलब अच्छा होता है। मान लो ये एक ब्लॉक को हमने उसकी x1 पोजीशन से खींचकर x2 पोजीशन तक ले आए, x1 पोजीशन से लेकर कहां तक ले आए, x2 पोजीशन तक। ध्यान से पढ़ना सही प्यारे बच्चे, बड़ा मतलब हम समझते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है। अगर आप लोग नहीं समझे तो एक गंदी बात होगी। सबसे पहले एक बार स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस का kx, याद रखिएगा। x ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। यहां डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। एक ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग पर एक क्या हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं।
जिससे ये स्प्रिंग अपने एक पोजीशन से कहाँ जा रही है, दूसरे पोजीशन पर जा रही है। मीन्स कहने का मतलब x1 पोजीशन से कहाँ जा रही है, x2 पोजीशन पर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थोड़ा बेटर डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं इसको हम, इस बॉडी को x1 पोजीशन से कहाँ लेकर जा रहे हैं, x2 पोजीशन। डायग्राम वही है, थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। बोलो। तो अगर हम पूछे वर्क डन बाय द, यहां पर ध्यान सुनिए, हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा नो डाउट, लेकिन ये इधर पीछे की ओर लग रही होगी स्प्रिंग फोर्स। तो आप बताओ, अगर पूछे द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, आराम से आप बताओ, W F इंटू में dx, x1 से x2 तक। अब जरा देखो, W इज इक्वल टू में F की जगह लिखेंगे kx इंटू में dx, x1 टू x2। क्या बात, क्या बात, क्या बात। W बराबर माइनस k को बाहर कर रहे हैं, x dx, आप बताओ x1 टू x2। W बराबर k माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2, x2 टू x1, हाफ को बाहर करते हैं। W बराबर माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर, जल्दीबाजी नहीं रहेगी। W इक्वल टू माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर प्लस का हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस का, या फिर ऐसे रह छोड़ देते हैं। और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और आप सभी लोग जानते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी जगह हम यूएफ माइनस का क्या लिखेंगे, यूआई। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यूआई है, और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यूएफ है। माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो एक बार वैल्यू रख दो, ये रहे माइनस का हाफ, हाफ है बच्चा ये, के x2 स्क्वायर माइनस का हाफ प्लस के x1 स्क्वायर। आप बताओ, इसको हम लिख सकते हैं यूएफ माइनस का यूआई, हाफ के x1 स्क्वायर एंड हाफ के x2 स्क्वायर। यही कमाल की बात है, यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इन स्प्रिंग। हाँ बोलो। अच्छा, अगर हम स्प्रिंग को, एक नोट पॉइंट जरा कराते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चा। अगर हम स्प्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से केवल x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड कराते हैं, तो इस समय x1 की वैल्यू क्या होती, 0, x2 की वैल्यू क्या होती, x। जब रेस्ट था तो इनिशियल पोजीशन पर भाई, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u होगी। सारी वैल्यू पुट कर दो, u माइनस का 0, हाफ, हाफ, आप बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाफ की x2 स्क्वायर माइनस का की x1 स्क्वायर। बोलो बच्चों। तो आप बताओ, हाफ के x1 की वैल्यू 0 माइनस का क्या बचेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u इक्वल टू में माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले डेरिवेशन को समझो। हमारी कोई एक बॉडी थी
जिसको हमने x1 पोजीशन से, ध्यान से सुनना बच्चों, x1 पोजीशन से कहां पर ले गए, x2 पोजीशन तक ले गए। क्लियर है? बहुत अच्छी बात, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। माइनस नहीं आना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है, देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा वर्क डन 0 था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, हाँ बच्चों ये एक गड़बड़ हो गई है, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये बेटा इसको हटाते हैं। अब जरा देखो ये वैल्यू, यूएफ माइनस का 0 इक्वल्स टू में ये भी 0 प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो फाइनल जो होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं है सभी को, एक एक बच्चे को? यह है पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। क्लियर है? आगे की कहानी को समझते हैं बच्चों। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसलिए पूरे यूनिवर्स की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। बोलो यस और नो? संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? क्या बोला जा रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor can be destroyed but can only conserved from one form to another, hence the total amount of energy of the universe is remains constant. Kinetic plus potential energy is always conserved. क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर होना चाहिए। वाह वाह वाह। चलो, अब हम लोगों ने पढ़ लिया अगर एनर्जी के बारे में, तो क्यों ना हम लोग उसके बारे में पढ़ लें जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं। वो है पावर। वो क्या है बच्चों, पावर। आओ चलो जरा पावरवा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पावर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पावर। तो आप सभी लोग जानते हो P बराबर द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। आप सभी लोग जानते हो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। आप बताओ इसकी जगह F वेक्टर ds या इसकी जगह हम लोग F ds cos थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। ds अपॉन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। बोलो बच्चों, आप बताओ P बराबर इसको लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो आप बताओ इसे लिख सकते हैं F डॉट B मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, नो डाउट। ध्यान में रखिएगा ये इसकी यूनिट वॉट होती है, वॉट या फिर जूल पर सेकंड होती है। इसकी अदर यूनिट की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हॉर्स पावर होती है। एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू में 746 वॉट होता है। क्लियर है? ये है बच्चों हमारे पास हॉर्स पावर। क्लियर? तो ये है हमारा एक कंप्लीट चैप्टर जिसे हमने टाइम को स्पेंड किए बिना पढ़ाया है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? ठीक है ना? अगर सब कुछ ठीक है तो हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है वर्क, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, पावर के भी बारे में पढ़ लिया है। अब होमवर्क के तौर पर क्या है, फुल रिवीजन करिए और कुछ ना करिए। और ये है अपना शून्य बैच का अपना अगला चैप्टर। हाँ, थोड़ी बातचीत नहीं हो पा रही इसमें। कोशिश ये कर रहा जा रहा है कि शॉर्ट टाइम में आपको कंटेंट पूरा मिले, वो भी प्योर तरीके से मिले। और इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आप लोग जितना कंसंट्रेट रहेंगे
उतना ही अच्छी बात रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सभी को? तो आज की कहानी में बस इतना ही, और उम्मीद है कि सभी प्यारे बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि छोड़ा कुछ भी नहीं गया है। आराम से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।